सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और इसके अलावा अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मियां दाऊद साहब जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और लाहौर हाई कोर्ट की बीट को कवर करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनाती का इशू चल रहा है जो काफ़ी देर से चल रहा है, अभी तक वो जो मसला है वो हल नहीं हुआ। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बाकी भी पोलिटिकल स्टोरीज होंगी। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया। इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर्टिकुलरली लाहौर हाई कोर्ट, उसकी इनसाइड स्टोरी सारी हमारे जो बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मियां दाऊद उनके पास है और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मियां दाऊद ने बहुत कोशिश की है कि जो यानी उन्होंने जो इसकी कवरेज की है, चाहे अपने वो ट्वीट्स हों या बोल न्यूज़ पर हो, कोशिश की है कि अच्छे लोग, अच्छी शोहरत के लोग जो हैं जो जज बन सकें और उसके हवाले से जो भी उन्हें मटेरियल मिला उन्होंने उसको पब्लिक किया। तो सबसे पहले मियां साहब आपको तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ी कोशिश की है, मेहनत की और आज भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इनसाइड स्टोरी है जो हम आपसे सुनते हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो PDM की करेंगे बात। आज जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारा जो मार्च है वो पिंडी की तरफ नहीं है, वो इस्लामाबाद की तरफ है। तो मुझे नहीं पता मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, वो तो अभी तक सींग फंसाए हुए हैं और नून लीग की तरफ से भी कोई बात नहीं है। लेकिन PDM का जो अलायंस के जो मार्च के हवाले से जो सोच है वो बिल्कुल अब सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने पब्लिकली अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया कि जो GHQ की तरफ मार्च अगर किया PDM ने, मौलाना फजलुर रहमान ने या नवाज शरीफ साहब की जमात ने अगर इसकी कोशिश की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। नासिर शाह साहब ने आज ये कहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो पहले ही ये कह चुके हैं कि हम तो इसी तरह करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी बता रही है, ये लीक कर रही है खबरें कि जनाब जो बाइडन साहब का जो हल्फ वफादारी है उसमें जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो को बुला लिया गया और हमें जो मिली है इत्तलात के बड़ी लॉबिंग की है इन्विटेशन लेने के लिए कि जी इन्विटेशन आ जाए तो चलें यहाँ पे कोई भरम रह जाए। इस पे बात करेंगे और अनवर अब्बास तो हमारे साथ ही हैं और बताएंगे कि टर्किश वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान और आज़रबाईजान और ये जो 3 नेशंस का जो यहाँ पे इस तरह से कॉन्फ्रेंस और ये इस्लामी इत्तेहाद की जो कोशिशें हैं, बड़ा ये अहम है डेवलपमेंट, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब मियां दाऊद साहब ये बयान फरमाइए कि आज इजलास था कमीशन का और आपने बड़ी कोशिशें की हैं इस हवाले से, यानी मीडिया में चीज़ों को पब्लिक करने के लिए, और दूसरी तरफ फिर जब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जहां पर मौजूद हों तो इस बात का तो इम्कान फिर है नहीं कि उस फिल्टर में से कोई 2 नंबरी हो सके। वो तो वहां पर बैठे हैं पूरा वो लगा के फिल्टर, जिसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई 2 नंबर बंदा आगे जा सके। तो क्या इत्तलात हैं, आज क्या हुआ, कोई फैसला हुआ या बस फैसले के बगैर ही इजलास ख़त्म हो गया? शुक्रिया समी साहब। फैसला तो कोई नहीं हुआ। बेसिकली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब ने 16 नाम जो हैं वो प्रपोज़ किए थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कि इनको लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो एलिवेट कर दिया जाए। ये 16 नाम प्रपोज़ करने से पहले 4-5 महीने काफ़ी एक्सरसाइज हुई, गैर रस्मी तौर के ऊपर इस लिस्ट को डिस्कस किया गया। लेकिन जब ये कुछ ऐसे नाम सामने आए जो मुतनाज़ा थे, जिनके ऊपर बड़े ही शदीद किस्म के एतराज़ात थे, तो मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने उसको पिन पॉइंट किया। क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब का ये ख्याल था कि चूँकि वो मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो लाहौर से, पंजाब से बिलोंग करते हैं और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रह कर आए हैं, इसलिए इन तैनातियों में उनकी राय जो है, उनकी इनपुट जो है वो बहुत लाजमी है और उनको ऑन बोर्ड लेना जो है वो बहुत लाजमी है। लेकिन जब पहले गैर रस्मी तौर के ऊपर ये सारी फहरिस्तें डिस्कस हुई तो और मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मुतनाज़ा थे। उनकी क्रेडिबिलिटी का इशू था, उनकी कॉम्पिटेंसी का इशू था, उनकी जो इंटेग्रिटी है उसका बहुत ज़्यादा इशू था। लेकिन उसके बाद जब ये मामला सुलझने में नहीं आया
तो मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने ये बात फिर अपने आप को साइड लाइन में कर लिया, क्योंकि ये वाज़ह तौर के ऊपर मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का मैसेज था कि वो किसी भी तौर में ऐसी किसी तैनाती का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें किसी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है या उसके ऊपर कोई किरदार का इशू है या उसके ऊपर कोई कॉम्पिटेंसी का इशू है। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ खबरें आई कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उनके दरमियान कोई नेगोशिएट हुआ और उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी नाम हैं आप उनको प्रपोज कर दें। जब ये नाम प्रपोज किए गए 16 नाम, तो उसके ऊपर जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये नाम आए और उनकी स्क्रूटनी होनी शुरू हुई तो फिर मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ जो वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे। स्क्रूटनी कमेटी के अजलास में ऐसे बहुत से नामों के ऊपर एतराज़ सामने आया, जैसे कि मेरे ज़राए के मुताबिक कम से कम 11 नामों के ऊपर शदीद एतराज़ात जो हैं वो आए, और वो नाम 11 में से कुछ नाम वो भी शामिल हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से प्रपोज किए गए थे और उनके ऊपर पहले से इल्ज़ामात लग रहे थे कि आप इन बंदों को जो है वो ना जज बनाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ज़िद पकड़े हुए थे कि उन्होंने कुछ मुतनाज़ा लोगों को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाना है। लेकिन मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल को क्रेडिट देता हूँ, मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब को क्रेडिट देता हूँ और लाहौर हाई कोर्ट के उन तमाम सिटिंग जजेस को क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनपुट दी कि जो लिस्ट आपको भिजवाई गई है 16 नामों की वो लाहौर हाई कोर्ट के लिए मौजूद जजेस नहीं हैं, क्योंकि ये आला अदलिया में जजेस की तैनाती में ऐसे लोगों को नहीं जज बनाना चाहिए जिनके शोहरत बुरी है, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक नाम था हमायूं इम्तियाज़ साहब का, उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए उनका नाम तजवीज़ किया गया, और इस बात के बावजूद कि हमायूं इम्तियाज़ साहब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट की मिसिस जस्टिस आयशा मलिक का फ़ैसला मौजूद है कि उनके ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उनकी जो माली मामलात हैं उनके ऊपर फ़ैसला मौजूद है, लेकिन देखें फिर भी उनको हाई कोर्ट का जज बनाने की कोशिश की गई थी। इसलिए आज जब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ तो जब जो स्टेक होल्डर्स थे उनमें से एक को जब ये बात पता चली कि मेरे जजेस तो जो हैं वो नहीं हो रहे, 16 में से 11 के ऊपर एतराज़ात आ गए हैं और उन 11 में मेरे बंदे भी शामिल हैं, तो फिर उन्होंने मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो विड्रॉ कर ली। ये बड़ा ही अफसोसनाक जो है आज का जुडिशल कमीशन का इजलास है। इसको पाकिस्तान की जो ख़ास करके लाहौर के वकला की जो कम्युनिटी है वो बड़े ही एम्बैरसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है कि देखें माजी में जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे सरदार शमीम साहब, वो एक लिस्ट लेके गए, उनको भी उनके दोस्तों ने समझाया, वकला ने समझाया कि आप गलत लोगों को जज बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने भी लिस्ट लेके गए और वो लिस्ट वापस होगी, आज फिर वो लिस्ट जो है वो वापस होगी। तो इससे बहुत सारी जो एम्बैरसिंग सिचुएशन है वो लाहौर हाई कोर्ट के अदारे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं कि अगर आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन से गिरोह हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा बंदों को ही जज बनाना चाहते हैं। आप जज बना लें अपने किसी दोस्त को, अपने किसी जूनियर को, लेकिन कम से कम वो कॉम्पिटेंट तो हो, कम से कम उसके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन तो नहीं होना चाहिए। हमने माजी में ये देखा है, माजी से हमें सीखना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी तैनातियाँ हो गई हैं या हुई थी जिन जजेस ने आज तक कभी किसी साइल को रिलीफ नहीं दिया, जिनके फैसले आज तक मुतनाज़ा हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए। मियां दाऊद ज़रा मैं एक आपने ये जो सारा मामला जो आप बड़ी तफसील से ये बयान कर रहे हैं और हम भी ये चाह रहे थे कि आप पूरी तफसील से बयान करें, क्योंकि अदलिया में जो तैनातियाँ हैं ये एक बड़ा अहम इशू है और पाकिस्तान में इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स भी हैं, आम आदमी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस अंदाज़ में ये तैनातियाँ माजी में की गई हैं उसमें आपको पता है कि जो लोग भी बाअसर थे, जो इक़्तिदार में थे, चंद चैम्बर्स हैं, चंद वकला के लॉ चैम्बर्स हैं जिनके जजेस बड़ी अक्सरियत में अदलिया में मौजूद हैं। और फिर हमें वो अहम तासुर भी ये है कि झलक नज़र आती है अदलिया के फ़ैसलों में जिस वक्त ज़रूरत महसूस होती है, और बहुत सारे जो जजेस हैं वो चैम्बर्स में भी बैठकर शायद जो पुरानी रफ़ाकतें हैं, जो पुरानी दोस्तियां हैं, पुरानी एफिलिएशंस हैं,
उनको वो बिल्कुल मलहूज़ ख़ातर रखते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि जो जजेस तैनाती का तरीक़ाकार है, यानी बाकी कहीं पे भी आप जाएं, कोई एग्ज़ाम होगा, कोई स्क्रूटनी होगी, बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो जजेस की तैनातियाँ माजी में होती रही हैं, वो जो तरीक़ाकार है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो भी अपील है, जो भी फ़ैसला है, खुदा के बाद अगर कोई फोरम है इस दुनिया में तो वो अदालतों का फोरम है। और अगर वहाँ पर वो लोग नहीं बैठे जो कम्पिटेंट हैं और जो किसी तरह के भी बाइसेस से बग़ैर फ़ैसला करेंगे, मामला को सुनेंगे, तो आम आदमी की तो फिर कोई दाद रसी नहीं होगी। तो इस हवाले से भी कुछ बयान फरमाइए कि ये जो तरीक़ाकार है जजेस तैनाती का, इस पर भी तो कोई जो बड़ा लोगों का कंसर्न है। और ये जो आप बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाने की कोशिश जो मुतनाज़ा हैं और फिर भी ये बात चंद लोगों में ही है, 2-3 लोगों में ही है कि उन्होंने तैनातियाँ करनी है, तो इस पर क्या कहते हैं आप? मैं आपकी बात से 200% एग्री करता हूं और आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बार बार इस मसले को, इसकी निशानदेही करें अपने प्रोग्राम्स के अंदर वसी लेवल के ऊपर कि जजेस की तैनाती का जो मौजूदा तरीक़ाकार है वो इंतहाई मुतनाज़ा है। देखें, आइन में लिख दिया गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो नाम प्रपोज करेगा, सारी सवाबदीद उसको दे दी गई है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। और उसके बाद वो करते क्या है कि फिर अपने मंजूर नज़र बंदों को वो अपॉइंट कर देते हैं, उसकी फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। फिर मेरे बंदे रख लो, मैं आपका बंदा प्रपोज कर देता हूँ, आप मेरा बंदा प्रपोज कर देते हैं। ये पिछले 3 साल से 2.5 साल से लाहौर हाई कोर्ट के साथ यही हो रहा है। ये तरीकाकार पार्लियामेंट को चेंज करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर देखें कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उनके बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर इंटरव्यूज लिए जाते हैं, बल्कि उन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बाकायदा ओपन सेशंस होते हैं, लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे जिरा करते हैं, फिर जाके जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है कि मैं फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं फ़लाँ जज से के चैम्बर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, मैं फ़लाँ का दामाद हूँ। देखें, हमारी अदलिया में अक्सर हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो मौरूसियत का कितना बड़ा एक ऑब्जर्वेशंस आती हैं, रिमार्क्स आते हैं जजेस की तरफ से, लेकिन जी सियासी जमातों में मौरूसियत चल रही है, हम सारे इस बात के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ अदलिया में देखें तो वहाँ पर भी मौरूसियत चल रही है। जजेस का बेटा जज है, जजेस का भतीजा जज है, जजेस की बहू जज है, जज की बेटी जो है वो जज है। ये सारी इस तरीके से चल रहे हैं। आप ओपन मेरिट कर रखें, आप लोगों की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देखें, आप ये देखें कि उस बंदे ने कितने कामयाब केसेस किए हैं, उसकी ड्राफ्टिंग देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, ये सारी चीज़ें देखें, फिर आप उसको हाई कोर्ट का जज बनाएं। जो मौजूदा तरीक़ाकार है इसको बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है, और अगर इसको ना बदला तो बेसिकली तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। हम सारे अदलिया में बैठ के, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के हम कहते हैं कि जी हम इंसाफ फराहम कर रहे हैं, इंसाफ तो फराहम नहीं किया जा रहा। आप आज लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल देखें, हम पिछले 1.5-2 साल से ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि ऐसे जजेस मौजूद हैं कि जिनके सामने आप जितना मर्जी कानून डिस्कस कर लें, उन्होंने आपका केस खारिज ही करना है। और ऐसे जजेस भी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं कि आपने अपना केस लिख के दायर कर दिया है और उन्होंने आपके एक लीगल पॉइंट सुना है और वो आपका केस जो है वो मेरिट पे डिसाइड करते हैं। अगर वो लोग मेरिट पे, मैं मियां दाऊद, मुझे भी लाहौर हाई कोर्ट से ही ये पता चला कि थप्पड़ मारना काबिले दस्तंदाजी जुर्म नहीं है। इसका मतलब है आप किसी को भी पाकिस्तान में थप्पड़ मार दें, इसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया जा सकता। ये मुझे लाहौर हाई कोर्ट से ही पता चला। और सोशल मीडिया में ये बड़े ये चीज़ें आम चुटकुलों की तरह आती है। दुनिया भर में किसी मुल्क में भी कोई सदर या वज़ीर आज़म को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहते हैं भाई अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करें तो आपको आपकी मर्जी का फैसला मिल जाएगा। ये सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं। जी आप कंटिन्यू रखिए। जी देख, ये क्यों चलती हैं, ये चीज़ें क्यों चलती हैं? क्योंकि जो फैसले करने वाले कुछ लोग थे या अभी भी कुछ लोग हैं, उनके फैसले जो हैं वो कानून से कंट्राडिक्ट करते हैं। उनके फैसले जो हैं वो बुनियादी हकायक से कंट्राडिक्ट करते हैं। देखें, जिस थप्पड़ की आप बुनियाद बात कर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, अगर वही थप्पड़
किसी मिनिस्टर के बेटे को पड़ा होता, किसी जज के बेटे को पड़ा होता, किसी जर्नैल के बेटे को पड़ा होता, किसी और तगड़े ब्यूरोक्रेट के बेटे को पड़ा होता, तो फिर वो जुर्म था। नहीं, उनमें से किसी को नहीं, आम आदमी को थप्पड़ मारा था। आप बड़ी आप एहतियात से बात कर रहे हैं, आप बेटे का नाम क्यों ले रहे हैं? अगर खुद उनको पड़ा होता, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई जर्नैल हो, अगर उनके मुंह पर थप्पड़ लगा हो तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो पर्चा, वो जुर्म ऐसा नहीं है कि उस पर पर्चा दर्ज किया जा सके। तो मैं बड़ी हैरत से ये सोचता था कि फिर वो जो एमपीएस जिनके जो थप्पड़ों के हमने देखे, उस पर आज खुद नोटिस हुए, वो डिस्क्वालीफाई हुए, पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कहता है बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मियां दाऊद। मैं समीर साहब आपकी बात से ना इसकी वजह सिर्फ ये है कि, और कोशिश भी यही पिछले 2.5 साल से कोशिश हो रही है। मुझे इस बात का बतौर वकील, बतौर कोर्ट रिपोर्टर, मेरी ये बात समझ से बालातर है कि क्यों ये कोशिश की जा रही है कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो इनकॉम्पिटेंट रखने हैं या करप्ट रखने हैं। आपको ऐसी क्या मजबूरी है? कौन लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस अदारे को बर्बाद कर दिया जाए, इस अदारे में ऐसी तबाही ले आई जाए कि जो आवाम है, जो गरीब लोग हैं, गरीब साइलिन हैं, उनके मिसाल के तौर पे अगर आप किसी करप्ट बंदे को लाहौर हाई कोर्ट का जज बना देते हैं और उसके पास किसी गरीब के प्रॉपर्टी का केस आ जाता है जिसके ऊपर किसी एमपीए, एमएनए या किसी एबीसी बंदे ने कब्जा किया हुआ है, तो उस बंदे को तो फिर कभी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो बंदा फिर उसी किसी न किसी फोर्स को, किसी न किसी ग्रोह को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए मुझे ये बताइए, इस पूरे अमल से आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ, मियां दाऊद से हमें ये मुझे ये बताइए कि ये जो सारा मामला है कि जिस तरीके से तैनातियाँ हो रही हैं, आइन में जब ये बनाया गया वो एक जुडिशल कमीशन है, फिर एक पार्लियामेंट का भी एक कमेटी है जुडिशरी की, और वो तो एक रबड़ स्टैंप के तौर पर है, और शायद ये एक उस वक्त कंप्रोमाइज़ किया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब वो चीफ जस्टिस थे। अब अगर इस तरीक़ाकार को अगर तब्दील किया जाए तो फिर दोबारा वो चैलेंज होगा, वो इन्हीं के पास जाएगा, तो कोई भी तबका उसके पास जो ताकत है उसको छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं है। तो इस मसले का हल कोई नज़र आता है आपको, या ये जो मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं यानी इसी तरह गुफ्तगू चलती रहेगी और तरीक़ाकार तब्दील नहीं होगा, और अदलिया में उसी तरह अपनी मर्जी के अपने ग्रुप्स के लोग आते रहेंगे, बार्स के जो इलेक्टेड लोग हैं वो आके जज बनेंगे, अपने अपने फ़िरके, अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने ग्रुप को फिर वो आगे प्रमोट करेंगे, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं और आप जैसे गरीब लोग हम थप्पड़े खाते रहेंगे, हाई कोर्ट्स कहते रहेंगे कुछ नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगेगी नहीं, उठाई नहीं जाएगी, वहीं पे रजिस्ट्रार साहब उसके ऊपर बैठे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी जान फिर ये होगा कैसे, तब्दील कैसे होगा ये सब? ये तब्दील ऐसे ही होगा समी साहब, जैसे मौजूदा जो मुतनाज़ा लिस्ट है वो रुकी है। मैंने आवाज़ उठाई, आपने आवाज़ उठाई, और बहुत से लोगों ने इन तैनातियों के प्रोसेस के ऊपर, नॉमिनेशंस के ऊपर एतराज़ात उठाए, लोगों को ज़ुबान मिली, वुकला बोलना शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट को फीडबैक जाना शुरू हुआ, लाहौर हाई कोर्ट को फीडबैक जाना शुरू हुआ, वुकला ने, सीनियर वुकला ने इंटरवीन किया। आखिरी जो दौरा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब का लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबद साकी साहब ने बड़े भरपूर अंदाज में इस बात को एजिटेट किया कि अगर कोई 2 नंबर बंदा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया तो वो उसको एजिटेट करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करें। हम यही कर सकते हैं ना कि पार्लियामेंट के सामने वुकला जो है वो उठे। बेसिकली तो बुनियादी स्टेक होल्डर जो हैं वो वुकला हैं, लेकिन वुकला के कुछ धड़े जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। वुकला पहले दिन से ये तो कह देते हैं कि हमने 2 नंबर बंदा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सेकंड मियां दाऊद बनने देना, लेकिन जब वो जज बन जाता है तो उसके बाद मियां दाऊद एक मुझे यहाँ पर बात कहने दें। मैं बड़ी माजरत से ये बात करता हूँ कि वकला के जो धड़े हैं, जिस तरह वकला कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये अभी इलेक्शन हुए, चाहे जीतने वाले आपके दोस्त ही होंगे, जिस तरह फायरिंग हुई और खुलेआम फायरिंग हुई, क्या ये वकला को जेब देता था? अच्छा, फिर सरगोदा में जो वहाँ पर जो बार के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डीपीओ को कहा हुआ है कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा, तुम ज़रा पर्चे तो दर्ज करो इन वकला के ख़िलाफ़ जिन्होंने फायरिंग की है। तो ये वकला आप कहते हैं कि ये तब्दीली लाएंगे,
ये ऐसे जजेस लाएंगे जो आवाम को कानून देंगे, इंसाफ देंगे, जो खुद अपने हाथों में गने लेके गोलियां चला रहे हैं किसी गैंगस्टर की तरह। माफ़ी चाहता हूं, आप वकील भी हैं तो बड़े ताकतवर तबके से हैं, और हम तो जब अदालतों में जाते हैं तो बड़े डरते डरते जाते हैं कि कोई और 4 थप्पड़ ना लग जाएं। पहले थप्पड़ का केस नहीं अभी तक पूरा हुआ तो कोई और 4 थप्पड़ ना लग जाएं। लेकिन ये इन ग्रुपों से, और किसी बार काउंसिल ने मुझे बताएं, चाहे पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, किसी ने कभी इन वकला से जो सरेआम ये काम करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जजेस को मारते हैं, क्लाइंट्स को मारते हैं, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? को आप मुझे बता सकते हैं कि जी फलां केस था, उसमें ये हुआ? गालियां निकालते हैं और उसके बाद प्रेशर डाल के कंप्रोमाइज करते हैं। जी मैं आपको निशानदेही कर दूं, मैं इस बात की मजम्मत करता हूं। पूरी जितने भी प्रोफेशनल वकला हैं या प्रोफेशनल वकला की क़यादत है, वो इस बात की मजम्मत करती है कि जो इलेक्शंस के ऊपर फायरिंग की गई वो नाकाबिले माफ़ी किस्म का जुर्म है। उससे पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो बदनाम हुई है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का नोटिस लेते हुए ना सिर्फ वकला के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, बल्कि उनके लाइसेंस जो हैं वो भी सस्पेंड करके पंजाब बार काउंसिल जो है वो प्रोसीड कर रही है। देखें, इससे पहले भी आप देखें मॉडल टाउन कचहरी में जिस वकील ने जज के कमरे में घुसकर साहिल को मारा था, उसका लाइसेंस आज तक सस्पेंड है और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। देखिए समी साहब, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। अगर आप देखें तो मारने वाले वकला जो हैं वो 4, 5, 6 होंगे, लेकिन उनकी मजम्मत करने वाले वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहरहाल इन्हीं लोगों से, इसी आवाम से, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज से हमें ये तवक्को है ना कि ये सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब एंकर हो गया, मैं हो गया, या कोई रिपोर्टर, तो निशानदेही कर सकते हैं, हम इस चीज़ को एजिटेट कर सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। देखें, और इसके अलावा दूसरी बात कि पाकिस्तान बार काउंसिल का और पंजाब बार काउंसिल का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। पहले दिन से आबद साकी साहब जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इस बात की तंबीह कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा बंदों को जज नहीं बनाया जाएगा, हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसके लिए जो है वो कोशिश करेंगे। और आज उसका नतीजा निकला ना, तो इसी वजह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जितना ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड मटेरियल प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से ये गलत लोग जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बनने से रह गए। मैं ये नहीं कहता कि 16 के 16 नाम ही जो हैं वो गलत थे, या 2 नंबर लोग थे, या करप्ट लोग थे। इनमें बहुत बहुत काबिल लोग भी जो थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से हमने जो सीखा और लर्न किया वो ये किया है कि खुदा का वास्ता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑफिस है उसको मिसयूज़ ना किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़रूर आपको ये पावर दी है, आपकी डिस्क्रिशन है कि आप लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के नाम प्रपोज करें, लेकिन खुदारा जब आप उन नामों को प्रपोज करने जाएं तो आप उन नामों की क्रेडिबिलिटी चेक करें, आप उन नामों की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देखें, आप उन नामों के केसेस देखें कि इसने कंटेस्टेड केसेस कितने किए हैं। एक तो जाली तरीकाकार जो है वो पंजाब के निज़ाम अदल में, बल्कि पूरे पाकिस्तान के निज़ाम अदल में है कि मियाँ दाऊद का केस है तो उसमें साथ 4 और वकीलों की भी हाजिरी लगी हुई है, तो वो केस उसका भी काउंट हो जाता है। इस फेक प्रोसेस के ज़रिए आप स्क्रूटनी करें, फिल्टर लगाएं, ताकि लाहौर हाई कोर्ट जो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है समी साहब कि मेजर कंट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जाता है वो लाहौर हाई कोर्ट का जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब एलिवेशंस होती है तो ये समझा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नर्सरी है, लेकिन अगर नर्सरी के पौधे जो हैं वही इनकॉम्पिटेंट होंगे, वही करप्ट होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आगे मुस्तकबिल में जाके आप खुद तवक्को करें कि वो कैसी बनेगी। मैं मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब की अदालत में बैठा हुआ था, आप यकीन करें कि वो मैंने 12 साल में शायद वो पहला जज देखा है जिसके लिए दिल से आवाज़ निकली कि यार तो ये बंदा जज है, या और बाकी जो हैं वो उनमें किसी किस्म की कोई कमी है, कि वो क्लाइंट को गाइड कर रहे हैं, वो वकील को गाइड कर रहे हैं। और वकील के किसी भी के अगर किसी वकील को वहाँ पे मतलब कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि चीज़ को इसको ऐसे नहीं ऐसे देख लिया जाए, या मुझे मजीद स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब। जी, बड़ी ज़बरदस्त बहुत सारी बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपको सिस्टम के अंदर रहकर ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अदलिया जो है वो एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान का कि
पूरा सबसे इम्पोर्टेंट आम आदमी जो है उसकी दाद रसी, उसके साथ जो जुल्म होता है उसको इंसाफ तो वहीं से मिलता है। और ये जो ये बड़ी अच्छी ये डेवलपमेंट है एक लिहाज से कि अगर कुछ मुतनाज़ नाम आए तो उसमें जो जुडिशल कमीशन है, और उसमें मैं तो ज़ाती तौर पर मैंने देखा है पनामा केस की हेयरिंग के दिनों में मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत गया, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस गुलजार साहब और भी सारे जो सीनियर जजेज़ हैं, कुछ नई जो इंडक्शंस भी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस काजी अमीन साहब, मंजूर मलिक साहब, मंसूर अली शाह साहब, ये वो जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट। हमारी जो जुडिशरी है, जो सुपर जो यानी टॉप पे जो जुडिशरी है, वो एक इस वक्त फ़िल्टर है और बिल्कुल किसी से वो नहीं घबरा रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जजेस पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन बड़े बहादुर जज हैं ये सारे के सारे, और इनकी ऑब्जर्वेशंस और इनके जो मामलात हैं एक दिन निकलती है, एक दुआ भी निकलती है और उम्मीद भी कायम है कि इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर होगी। अब ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं अलीना साहबा। पीडीएम का जो है फ्यूचर एहतजाज, उसके हवाले से आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कल कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ये इस तरह की बात की थी, लेकिन आज नासिर हुसैन शाह साहब ने जो एहतजाज मुमकिना लॉन्ग मार्च है पीडीएम का, जो जनवरी में जिसका कहा जा रहा है कि वो हो सकता है उसका अनाउंस, और उसमें ये कहा था मौलाना फजलुर रहमान ने कि अभी हम ये फ़ैसला ये है कि हम GHQ की तरफ जाएंगे, पिंडी की तरफ जाएंगे, और पता नहीं गफूर हैदी साहब ने भी बड़ी बातें की। फिर DGISPR ने कहा कि हम चाय पिलाएंगे, तो जनाब ये फजलुर रहमान साहब फिर उन्होंने वही उसी तरह आगे से मिर्च मसाला फेंकने की कोशिश की गुफ्तगू करने के बाद। तो आज नासिर शाह साहब जो वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा खुला बयान दिया कि जो कायद हैं पीपल्स पार्टी के जनाब बिलावल भुट्टो, वो एक अपनी सोच का इजहार कर चुके हैं कि हम पिंडी की तरफ नहीं जाएंगे अगर लॉन्ग मार्च हुआ, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अगर वो आप अगर वो साउंड बाइट अगर आप सुनवा सकें तो फिर इस पर बात करते हैं। अब इस गुफ्तगू के बाद कोई इबाम नहीं रहा कि मौलाना फजलुर रहमान कुछ और सोच रहे हैं, मरियम नवाज़ साहबा कुछ और सोच रही हैं, उनके वालिद साहब कुछ और सोच रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कम्प्लीटली दूसरी तरफ है। तो पीडीएम का जो इत्तेहाद है अलीना, मुझे लगता है कि अब तो जो बड़ा चैलेंज है उनकी लीडरशिप के लिए वो ये है कि इसको किस तरह से बरकरार रखें और अब किस तरह से इसको आगे लेके जाएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, जो ये कहते थे कि सिलेक्टर्स जो हैं उन्होंने वो इस गवर्नमेंट को लेके आए, और अगर सिलेक्टर्स पीछे नहीं हटेंगे तो उसमें नवाज शरीफ साहब के ये ऑन रिकॉर्ड तकरीरें हैं जो उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए और वो सोशल मीडिया जलसों में की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये जो यंग ऑफिसर्स हैं वो बात ना माने सीनियर लीडरशिप की। और अब एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि देखें जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने ये बिल्कुल ये वाजे कर दिया कि कोई हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, कोई ट्रैक टू नहीं है, और ये जो कहा जा रहा था हम पर के जी हम पाकिस्तान की फ़ौज से कह रहे हैं कि इमरान खान को हटा दें, ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत साबित हुआ। यानी वो जो ये कह रहे थे कि जूनियर ऑफिसर्स को के और सिपाहियों को कि आप आला कमान की क़यादत मानने से इनकार कर दें अगर वो इमरान की हुकूमत को नहीं हटाते, अगर वो इमरान के पीछे से उसकी सपोर्ट से नहीं हटते। अब वो कह रहे हैं कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जनाब बिल्कुल को फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं चाहते। तो वो जो एक एहतजाज की बात थी और ये कहा जा रहा था कि जी दिसंबर से आगे नहीं जाएंगे और इस्तीफ़े आ जाएंगे, इस्तीफ़ा देने वाले इस बात पे स्पीकर के आगे लंबे पड़ गए, जाके लेट गए, कस्में उठाने लग गए कि जनाब ये इस्तीफ़े ही हमारे नहीं हैं, ये तो सोशल मीडिया से किसी ने उठा के भेज दिए। तो जो एक बड़ा चैलेंज अब हमें नज़र आ रहा है वो इमरान खान के लिए नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और जो मरियम नवाज़ साहबा हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, इनके लिए बड़ा चैलेंज है कि ये अब किस तरीके से जो ये पहले बातें करते थे अब उससे डिविएट हुए हैं, उससे हट गए हैं, कि किस तरीके से लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जो कुछ भी अब वो कह रहे हैं दे आर वेरी सिंसियर अबाउट इट, दे आर वेरी मच कन्फर्म्ड अबाउट इट, और जो वो कह रहे हैं वो वाकई दे रियली मीन इट। तो ये तो जी अच्छा समीर साहब, बेसिकली जो चीज़ है ना, जो सेनेट का इलेक्शन है, जो भी चीज़ें सामने आनी है वो आपके सेनेट के इलेक्शन के बाद सामने आएंगी। अभी मैं देख रही थी एक खबर चल रही थी जिसमें कह रहे थे कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उनका राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा है कि जब आप तकरीर करेंगे अगली दफ़ा तो आपने बेसिकली अस्करी क़यादत का नाम नहीं लेना, जो पहले भी क्लियर हो चुकी है बात। दोबारा उन्होंने
नवाज शरीफ साहब से बात की है। अब ये जो सारी बात हो रही है ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही है। अगर हम ये कहें कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल खत्म हो गया और चीजें नहीं होंगी, आई थिंक ये अभी इट्स टू अर्ली टू से। किसने कहा? ये तो कोई भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ये पीडीएम की क़यादत के लिए बड़ा चैलेंज है। ना बड़ा चैलेंज है कि वो लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे। मियां दाऊद, आप लाहौर में बैठे हैं, पाकिस्तान का दिल है, सियासत वहीं से शुरू होती है। अभी तक जो पीडीएम का स्टैंड जिस तरह से तब्दील हुआ है, मुझे आप बताइए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो लाहौर का सवाल तो मुझसे कर लेने, मुझे बात तो पूरी करने देना। आपने मुझे बात पूरी करने दी, आपने 3 घंटे 3 मिनट लगाए हैं, पूरी अपनी बात को तफसील से बताया। अभी मैं बता रही हूँ तो आप बीच में एक और सवाल ले आए। पहले मेरे पहले सवाल का जवाब आप सुन लें। तो बेसिकली जो आप लाहौर के जलसे की बात कर रहे हैं ना समी साहब, अगर आप पिछले दिनों आप बेहतर मुझसे समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने और उनकी पार्टी ने किस तरीके से लोगों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, और उनका यही कहना है कि बेसिकली उनके लोगों को स्नप किया गया है, तो वो तो उस जलसे को समझती नहीं है कि वो कामयाब है। लाहौर से उनका जी मियां दाऊद, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में तो समी साहब मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ कि पीडीएम जो है वो मौजूदा सूरत हाल में कौम के साथ धोखा कर रही है, फ्रॉड कर रहे हैं। ये बयान कुछ और देते हैं, इनका आपस में किसी बात के ऊपर कंसेंसस नहीं है। अब ये सिर्फ फेस सेविंग चाह रहे हैं। और मियां साहब बेसिकली बिलावल ने नवाज साहिबा की उंगली पकड़ ली है, समझे इस चीज को। और नहीं, बात तो कर लेने दें, करें, लेकिन आप इस चीज को समझें कि बिलावल भाई ने मरियम आपा की उंगली पकड़ ली है। मियां साहब बात मुकम्मल करें। तो फिर मरियम आपा की बात का भी तो साथ देना, फिर मरियम आपा की बात का भी बिलावल भाई साथ दे। नहीं, मरियम आपा बिलावल भाई की बात का साथ देंगी। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। कि मैं पिंडी जाऊंगी, नहीं वो साथ नहीं दे रहे ना। ये बेसिकली ना हमें कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। जो सही बात है वो लोगों को बताएं। वो सही बात ये है कि पीडीएम कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, लोग इनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे। हाँ, अब आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर नवाज शरीफ साहब मान गए हैं कि वो तकरीर नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे और अस्करी क़यादत का नाम नहीं लेंगे। अलीना मेरी बात सुन ले। मेरा तो एक सादा सा बड़ा क्लियर सा बात है। अगर पीडीएम ये नारा मारती है कि बिजली की कीमतें, महंगाई, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हम पूरा पिंडी उड़ा कर रख देंगे, तो मैं भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ये तो अपना रोना रो रहे हैं, झूठे मुकदमात बना रहे हैं, अपना रोना नहीं। ये आज नारा मारे पीडीएम वाले, ये बात करें कि हम महंगाई की वजह से पिंडी के ऊपर अटैक करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट इस महंगाई की जिम्मेदार है, पार्लियामेंट इस महंगाई की जिम्मेदार है, तो फिर तो बात समझ ही आती है। अच्छा, वैसे आपने मरियम नवाज को गौर से सुना, ये दोनों बातें करती हैं और आने वाले दिनों में वो यही नारा लगाने वाले हैं। आने वाले दिनों में सिर्फ पर्सनल ले लेना, जवाब तो ले लेना साथ साथ। चलें जी मियां साहब, बात तो कर लेने दें। आप तो मरियम के नाम कर रही, मेरा मौका में मेरे मसाइल की निशानदेही नहीं कर रही, तो मैं कैसे ये बात कर रहा हूँ कि पीडीएम जो वो मेरी खातिर जा रही है। मेरी तरफ से वो पिंडी में हमलावर हो, मेरी तरफ से वो पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हो, मेरी तरफ से वो गवर्नर हाउस को आग लगा दे, मुझे उससे क्या लेना दे। मुझे तो सस्ता पेट्रोल चाहिए, मुझे सस्ता आटा चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं जो मरियम नवाज साहिबा को नून लीग को जो सलाह देते हैं वो परवेज रशीद साहब है और एक इरफान चाचा है। तो परवेज रशीद साहब ने सेनेट में आके बात की है ना, उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने एक ही टॉपिक पे बात की और वो महंगाई का टॉपिक है। और अगर आप पिछले दिनों से मरियम को थोड़ा गौर से सुने तो वो इस वक्त बिलावल भी मरियम भी सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं और वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ आप दोनों इशारा कर रहे हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, जी देखें, बात यह है अलीना साहबा कि जो मरियम नवाज साहबा, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जिस तरह से तहरीक चलाई थी ना कि जी तमाम बुराइयाँ ये सिलेक्टर्स की वजह से हैं, वो सिलेक्ट हो गया इमरान खान और उसको हटाएं, और ये आईजी के DGISI ये करते हैं, आर्मी चीफ ये करते हैं, वो जो बयानिया शुरू किया था और हम इस्तीफ़ा दे देंगे, उड़ा देंगे, फतह हो चुकी, बस अनाउंसमेंट बाकी है, वो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब अगर ये महंगाई की बात करें, ये किसी और चीज की बात करें, बड़ा चैलेंज है कि अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे रिस्टोर करेंगे। वो आने वाला वक्त बताएगा कि लोग अब इन पे यकीन करते हैं या नहीं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अनवर अब्बास, मेरे प्यारे दोस्त साथी, आपके सब्र को सलाम। आप बड़ी देर से बहुत खामोशी से बैठे हैं क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस करते हैं कवर। तो ये जो अब टर्किश वज़ीर ख़ारजा, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा,
और यहाँ इस्लामाबाद में, और आज वो नूर मोहम्मद साहब ने बातें भी बड़ी ज़बरदस्त की हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, क्या कैसे आप इसे नरेट करेंगे? आज तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेलवेट चावुशोगलू आज रात को पाकिस्तान पहुँचे और कल आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहू इब्राहिमोव इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस्लामाबाद से एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है इंडिया को कश्मीर के हवाले से कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी हैं भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की आपस में एक इकनॉमिक वेंचर या इकनॉमिक बॉन्ड उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाएगी और एक सैफरी की इजलास जो है वो एक काफ़ी अरसे के बाद इस्लामाबाद में ये शुरू होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इजलास है, इसमें तीनों ममालिक मिल के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के हवाले से बातचीत करेंगे। और ये इजलास जो पहली दफ़ा जो हुआ था 2017 में, नवंबर 2017 में इसका इनेकाद हुआ था बाकू में, और उसके बाद इसको 2018 में होना था, ताहम ये इजलास नहीं हुआ और अब जाके काफ़ी एक तवील अरसे के बाद ये इजलास दोबारा इसका इनेकाद इस्लामाबाद में किया जा रहा है। इस लिहाज से ये डेवलपमेंट काफ़ी अहम है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा आज शाम को पहुँच रहे हैं, बाहमी मुलाकातें भी होंगी पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, और सह अफ्रीकी सतह पर जो मुज़ाकरात हैं वो इकॉनमी के हवाले से तो अहम है, ताहम जो भारत को एक पैगाम दिया जाएगा, वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ का इआदा करेंगे तुर्की भी और आज़रबाईजान भी, और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद से 3 ममालिक की जानिब से एक बराह रास्त पैगाम इंडिया को दिया। अच्छा, ये बताएं अनवर अब्बास के माजी में भी पाकिस्तान ने जब भी कोशिश की OIC या उससे हट के कि कोई अलायंस बने, कोई मीटिंग हो, तो हमारे जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं जो इस वक्त समझते हैं कि हम उम्मा को लीड कर रहे हैं, वो खफा हो जाते थे। अभी ऐसी खबरें कुछ आ रही थी कि शायद ताल्लुकात कुछ थोड़े से बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के, तो फिर यहाँ पर सह अफ्रीकी और वो भारत को, क्योंकि ऐसा लगता है कि सऊदी अरब वाले भारत को जो सख्त पैगाम जाता है उस पर थोड़े से जुज़बुज़ हो जाते हैं। अच्छा, वैसे इसी इजलास में एक मज़े की बात यह है कि आज़रबाईजान और तुर्की जो हैं ये OIC के कॉन्टेक्ट ग्रुप में भी शामिल हैं और वहाँ पे सऊदी अरब भी मौजूद है, और वहाँ से भी एक पैगाम जो है कश्मीर के हवाले से बड़े वाज़ेह अंदाज में भारत को दिया जाता है। नो डाउट भारत के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन उस कॉन्टेक्ट ग्रुप की वजह से आज़रबाईजान और तुर्की की जानिब से एक सख्त पैगाम जो है या पाकिस्तान की हमायत एक OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप के फोरम की सतह पर वो वाज़ेह तौर पे। लेकिन जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया का झगड़ा था उसमें जो सऊदी अरब था वो हमें आज़रबाईजान के साथ तो नज़र नहीं आया। सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात है आज़रबाईजान के साथ, लेकिन वो उस मामले पे थोड़ी सी उन्होंने खामोशी या बैक फुट पे रहना पसंद किया है। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान, अब जो वो बैक फुट पे जिसके साथ रहे वो इस्लामाबाद में इतनी पजीराई मिल रही है, ऊपर से टर्किश, अगरचे शाह सलमान के साथ गुफ्तगू हो चुकी जो तैयब अर्दवान है, लेकिन अभी उनके ताल्लुकात वैसे तो नहीं है ना अनवर अब्बास? जी बिल्कुल, तुर्की और पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट की थी नगोर्नो कराबाख के इशू पे, और आज़रबाईजान ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया मुख्तलिफ़ मौक़े पे उनके सदर की जानिब से, उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, इवन कि पाकिस्तान में जो सफ़ीर है उनकी जानिब से भी काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान की हमायत पर शुक्रिया अदा किया गया। और पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं ये इस वक्त एक इलाकाई फ़ोरम या एक इलाकाई प्लेटफार्म बनाने के हवाले से काफ़ी अहम है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। जो ये मालिक नज़दीक आएंगे, पाकिस्तान की चूँकि प्रायोरिटी इस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स को एक्सेस करना है, वहाँ तक रसाई हासिल करना है, तो इस हवाले से ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। न सिर्फ आज़रबाईजान बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, कैसा 1000 है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के साथ एक रेल प्रोजेक्ट है, फिर ITI ट्रेन प्रोजेक्ट है जो अनकरा, इस्लामाबाद और तेहरान इसका हिस्सा होंगे, और इसके अलावा आज़रबाईजान से आगे मॉस्को तक एक ट्रेन सर्विस है, अगर पाकिस्तान उसका पार्ट बनता है तो ये इनडायरेक्टली CPEC को भी बड़ा बेनिफिट देंगे। तो ये सऊदी अरब इससे खुश होगा? नेचुरल है कि सऊदी अरब के लिए कुछ उनकी रिजर्वेशंस होंगी, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया भी खुश नहीं होगा। अभी देखें ना, इंडिया की भी चीखें निकलेंगी इस बात पे, क्योंकि ये जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग और जो पाक रशिया कॉरिडोर की बात हो रही है जिसमें गैस पाइपलाइन है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर ये हम रेलवे लाइन के ज़रिए कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हमने किया अमेरिका से, वो फिर एक अमली सूरत उसकी बन जाएगी। तो ये चीज़ जो हमारा हॉस्टाइल नेबर है उसको तो पसंद नहीं है।
बिल्कुल, सऊदी अरब के लिए भी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि अज़रबैजान तेल और गैस के हवाले से काफ़ी एक ज़खायर से माला माल मुल्क है और यूरोप और एशिया में भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो तेल और गैस की सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जो एक मफादात का टकराव आता है वहाँ पे वो थोड़ा सा आएगा, जिसकी वजह से शायद सऊदीज़ को ये बात पसंद आए, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल एंड गैस के हवाले से कोऑपरेशन पे बातचीत करेगा कल। और ये काफ़ी एक इसके अलावा एक ये देखिए हम कि जो सी पैक के हवाले से आपने बात की, चूँकि चाइनीज़ ने 27 साल में $400 अरब इन्वेस्ट करने हैं ईरान के साथ, उनकी बातचीत चली है। सऊदीया के लिए ये भी बड़ी चंबे की बात है इनिशली। हालांकि सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल है जो कि पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली उनको ऑफ़र की थी कि आप सी पैक का हिस्सा बने और सी पैक में आएँ, लेकिन ये कि सऊदीज़ की जानिब से कोई बहुत वार्म रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिला, ना कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें सी पैक के हवाले से सऊदीज़ की जानिब से हमारे सामने आई है। अच्छा, ये एक और क्योंकि आप हमारे पास मौजूद हैं तो आप यू हैव बीन कवरिंग ऑल दैट। हमारे जो ताल्लुकात इस वक्त ईरान के साथ हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और अफ़गानिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। कल DGISPR ने जो बात कही कि अगर किसी ने पाक अफ़गान बाढ़ को उखाड़ने की बात की तो उसके साथ बड़ी सख्ती से निपटेंगे, और ये अचकज़ई साहब ये बात कर रहे थे। तो अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर से अचकज़ई साहब को सपोर्ट इस तरह की है, इस तरह का बयान कि बाढ़ को उठा देंगे, उखाड़ देंगे? असल में अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें तो अभी पाकिस्तान में हिज़्ब वहदत इस्लामी अफ़गानिस्तान के जो सरबराह हैं करीम खलीली, जो कि सबका अव्वल नायब सदर भी रहे अफ़गानिस्तान के, और अफ़गानिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट फैक्शन को लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आज शाम को उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बदएतमादी की बातें की जा रही हैं वो नहीं हैं, और दोनों मालिक के दरमियान हम ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। जो हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, जैसे कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अफ़गान पीस टॉक्स के हवाले से, एक फैसिलिटेशन के हवाले से, और आज करीम खलीली ने इसकी तारीफ़ भी की पाकिस्तान के किरदार की, कि उनका ये कहना था कि जो दोस्त ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनकी तरफ से बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया जा रहा है ये अफ़गान पीस डायलॉग के हवाले से। तो जो हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है, क्योंकि इंडिया उस सरज़मीन को यूज़ करता है और ऐसे एलिमेंट्स को बैकअप करता है या उन मामलात को हवा देता है जो कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, टाइम तो कम है, लेकिन मैं एक सवाल मियां दाऊद आपसे करना चाहूँगा कि हमारा जो भारत जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर देखें किसानों की एक बड़ी कैंपेन चल रही थी और मोदी फंस गया था एक बंद गली में। तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक तरह से रिलीफ नहीं दिया मोदी को कि अमल दरामद पर रोक दिया है उस पर, कवानीन पर, और किसान भी अपनी जगह मुतमईन, और मोदी के लिए भी एक वे आउट के जी अब अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया। जल्दी से ज़रा अगर इस पर कुछ रिस्पॉन्स कर सकें तो। मैं तो इस फैसले को दोनों के लिए फेस सेविंग देख रहा हूँ कि दोनों फ्रीकैन जो हैं उनको भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फेस सेविंग दी है। अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे और इंडिया जैसे ममालिक में जब भी आवाम और हुकूमत जो है वो आमने सामने होते हैं तो इसी तरह का कोई ना कोई अदारा जो है वो गोल मोल सा फैसला दे के जो है वो फेस सेविंग देता है। मैं इस चीज़ को इस नज़र से ही देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को भी फेस सेविंग दी है, उसको भी बचा लिया है, और जो किसान और फिर ये बात भी आ गई कि इंसाफ का बोलबाला हो गया और अदलिया की बरतरी। चलें जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। अब ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।